हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 का चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए आपकी क्लास 7 की पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम क्लास 8 की स्टार्ट करेंगे। आज का देखिए चैप्टर है बाजार में एक कमीज़। स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का अध्याय 8 है। देखिए बाजार में एक कमीज। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बाजार में एक कमीज। पिछले अध्याय में देखिए आपने विभिन्न बाज़ारों के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी बाज़ारें होती हैं, साप्ताहिक बाज़ार, बड़े बड़े मॉल, सारी चीज़ें पिछले अध्याय में पढ़ा। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि एक कमीज की कहानी है। यहाँ पर पूरी कहानी की कैसे कपास का उत्पादन होता है, साथ ही में कैसे उससे वस्त्र बनाए जाते हैं, पूरी कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। कुरनूल में कपास उगाने वाले एक किसान के बारे में देखिए यहाँ पर बताया गया है। स्वप्ना नाम की किसान है जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है। अपने छोटे से खेतों में कपास उगाती है और कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। तो देखिए कपास के पौधे में जो गोल गोल फल रहते हैं उसको डोडे कहते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि कुरनूल कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। डोडे पक रहे थे और कुछ चटक भी रहे थे। जैसे जैसे वो पक जाते हैं, चटक जाते हैं और उनसे रुई आसानी से निकाली जा सकती है, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिनों का समय लग जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे देखिए पकते जाते हैं डोडे, तैसे तैसे वो चटकते जाते हैं और उससे रुई निकाली जाती है। जब पूरी रुई इकट्ठे हो जाती है तब स्वप्ना जो है उसको बाजार में ले जाकर बेचती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि कपास की खेती के लिए बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है। उर्वरक, कीटनाशक आदि इन सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है, जिसमें किसानों का काफ़ी व्यय होता है, जिसके लिए किसान कुछ लोगों से कर्ज भी लेते हैं। जैसे एक बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं उनसे किसानों को कर्ज भी लेना पड़ता है। इससे किसानों को एक हानि ये होती है कि वो व्यापारी जो उनको पैसे देते हैं उसके बदले में कहते हैं कि आपको रुई हमारे पास ही बेचना है, और बेचने के बदले में वो लोग उन्हें काफ़ी कम कीमत भी देते हैं। यही पूरी कहानी है यहाँ पर कि स्वप्ना जो है बाज़ार में रुई बेचने जाती है। खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये उसने कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था कि उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। वही बात जो मैंने आपको बता दी। प्राय छोटे किसान जो होते हैं इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसे उधार उनको लेना ही पड़ता है, और उसके बाद उसी को वो अपनी रुई बेचते हैं, जिससे वो उधार पैसे लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये बात कही गई है कि 1500 रुपये कुंटल में उस व्यापारी ने खरीदा उससे रुई। 6000 की पूरी रुई हुई, जिसमें 3000 उसने ब्याज के जो थे 2500 लिए थे वो पूरे 3000 हो गए थे। 3000 दे दिए और 3000 ही उसके पास बचे। तो मतलब ये निकला कि उनको ज़्यादा फायदा नहीं होता है, किसान होते हैं। रुई की नॉर्मली कीमत तो 1800 थी, लेकिन फिर भी उस व्यापारी ने केवल 1500 रुपये कुंटल में उससे रुई खरीद लिया। तो व्यापारियों को यहाँ से ये फायदा है। यहाँ रुई का प्रोसेस दिया हुआ है। कुरनूल की कपास मंडी से व्यापारी कपास बेचता है। जिनिंग मिलें जो होती हैं कपास खरीदती हैं, फिर मिलें कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती हैं। बीजें हटाने वाली भी मशीनें होती हैं, वो जो बड़ी बड़ी मिलें होती हैं वहाँ सारी मशीनें उपलब्ध होती हैं। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं। जो सूत काटने वाली मशीनें होती हैं गट्ठर वट्ठर खरीद लेती हैं, उसके बाद उसी से धागा बनाती हैं और उसी से फिर क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। नेक्स्ट, इरोड का कपड़ा बाजार में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इरोड में कपड़ा बाजार लगता है तमिलनाडु में। सप्ताह में कितने बार लगता है, 2 बार लगता है। तो ये बहुत ही बड़ा बाजार होता है।
कई प्रकार का कपड़ा देखिए यहाँ पर बेचा जाता है। साथ ही में यहाँ पर गांव के जो बुनकर होते हैं, गांव के बनाने वाले, वो भी आकर यहाँ पर अपना कपड़ा बेच जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा बाज़ार होता है ये। बाज़ार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के आर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ पर लाते हैं। तो देखिए जब बाज़ार रोड वाला लगता है तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो व्यापारी आर्डर करते हैं कि इतने कपड़े हमें इस तरह के चाहिए, तो वो जो बनाने वाले होते हैं, बुनकर होते हैं, वो भी उनके आर्डर को पूरा करते हैं। इसके बदले में होता क्या है कि व्यापारी उनको सूत देते हैं और उसके बदले में जो बुनकर होते हैं सूत उनसे व्यापारी से ले जाकर, कीमत उसकी लगती है लेकिन बुनकर उसको ले जाकर उससे कपड़ा बनाते हैं और उसके बाद पुनः व्यापारी को वो देते हैं। व्यापारी को जो रेट लगाना होता है वो रेट लगाकर उनका कपड़े का जो पैसा सूत का होता है वो काट लेते हैं और बाकी जो उनका मेहनत वाला बचता है वो उनको दे देते हैं। यही देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है सारी चीज़ें। बाज़ार में एक व्यापारी की दुकान है, फर्स्ट नंबर में है। देखिए सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं जिनसे उन्हें आर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे भी बुनकर होते हैं जो खुद सूत खरीद कर लाते हैं और कपड़े बनाकर बाजार में बेचते हैं। और कुछ ऐसे बुनकर होते हैं जैसे सेकंड नंबर में बताया गया है कि आसपास के गाँव में रहते हैं, व्यापारियों से सूत लेते हैं और बुनाई जगह रखने के लिए उन्हें अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। तो कुछ ऐसे देखिए बुनकर होते हैं जो व्यापारियों से ही सूत ले कपड़े बनाकर पुनः उसी व्यापारी को दे देते हैं, जिससे उन्हें सूत खरीदना नहीं पड़ता है। बाकी वो व्यापारी को जब कपड़े देते हैं तो व्यापारी उसके बदले में सूत का पैसा काट कर बाकी जो बचता है वो उनको दे देता है। इस तस्वीर में आप ऐसे ही एक घर में रखे हुए पावर लूम बिजली चालित करघे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर घंटों तक काम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, बिजली चालित करघा है ये। इसी में बुनकर अपने घरों के लोगों के साथ कार्य करते रहते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकें, कपड़े, चादरें, सभी चीज़ें देखिए इन पर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, बुनकर जो होते हैं तैयार किए हुए कपड़ों को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। मतलब कुल मिलाकर उन्हें बुनाई का पैसा मिल जाता है, बाकी सूत तो व्यापारी ही उन्हें देता है, तो उसका हिसाब वो काट लेता है। वही चीज़ है देखिए यहाँ पर, ये इसमें दिखाया गया है कि इतने सारे लोग बैठे हैं, व्यापारी के पास जाने के लिए इन्होंने कपड़ा तैयार कर लिया है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए व्यापारियों पर बनी निर्भरता। अब देखिए कच्चा माल सूत होता है, इसे जो बुनकर होते हैं वो व्यापारियों से ही प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ तो खरीदते भी हैं। तो जो लोग व्यापारियों से ही प्राप्त करते हैं, साथ ही में बाद में वस्त्र बनने बाद व्यापारियों को ही बेचते हैं, तो इससे जो व्यापारियों की वर्चस्व होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। उनका जो ऑर्डर होता है उसी के हिसाब से कपड़ा बनाया जाता है और इसलिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं उनको, क्योंकि उनका वर्चस्व काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनका मान हो जाता है, क्योंकि वही यहाँ पर सूत देते हैं और वही बाद में कपड़े खरीदते हैं। किस कीमत पर कपड़ा बेचा जाएगा? बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और किस कीमत पर बेचा जाएगा। तो वही चीज़ है, ये सारा कार्य व्यापारी ही करते हैं। बुनकर का काम बस होता है कि सूत लेकर जाएं, कपड़ा बनाएं और फिर से व्यापारी को ही वापस दे दें। व्यापारी का जितना मन होता है उनको पैसे देता है, कम देता है, ज़्यादा तो देता ही नहीं है। लेकिन बुनकरों के पास यहाँ पर देखिए कोई भी साधन नहीं है कि वो जान पाए कि उनका कपड़ा कितनी कीमत में बिका, कम कीमत में बिका या ज़्यादा कीमत में बिका, उनको कितना मिलना चाहिए। उनके पास कोई साधन नहीं होता इसका, जिसका व्यापारी बहुत ही अच्छी तरह से लाभ उठाते हैं। बुनकर अपनी सारी पूंजी, जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य लगभग 20,000, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघे के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। 2 करघों की देखिए जरूरत पड़े तो 40,000 रुपये, एक करघे तो 20,000 रुपये। इन करघों में काम भी अकेले नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बुनने के लिए परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन के 12 घंटे तक काम करना पड़ता है और पूरे कार्य द्वारा महीने में लगभग 3500 रुपये ही वो लोग कमा पाते हैं। कितना कम पैसे कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि दादन व्यवस्था क्या होती है। तो इसमें होता क्या है कि व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और तैयार माल को खरीदता है, बाकी उसका जितना मन आया उतना ही उनको पैसे दे देता है। तो ये होती है दादन व्यवस्था।
नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इरोड का व्यापारी बुनकर द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती हैं। अब देखिए, बुनकरों द्वारा जब कपड़ा बना लिया जाएगा तो अब उससे विभिन्न चीज़ें बनाई जाएंगी। तो जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वस्त्र निर्यात करने वाली, वो इन कपड़ों का उपयोग विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने के लिए करती हैं। यहाँ पर कमीज़ की बात की गई है क्योंकि चैप्टर ही है कमीज़, तो इसीलिए कमीज़ के माध्यम से समझाया गया है। ये कमीज़ विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं, बेची जाती हैं। मतलब कमीज़ों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसाय भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा की मात्रा में खरीद लेते हैं, विभिन्न स्टोर्स होते हैं उनके और अलग अलग जगह बेच लेते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। तो बड़े बड़े स्टोर्स वाले जो होते हैं, देखिए, वो जिससे माल खरीदते हैं काफ़ी कम दामों में खरीदते हैं, साथ ही में उसकी गुणवत्ता भी होनी चाहिए। ऐसी शर्त रखते हैं कि इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए और दाम भी कम हो। फिर उनका जैसे मनाता है, जितने रुपए में मनाता है वो लोग बेचते हैं। उनमें कोई भी रोक टोक नहीं होती है। सामान जरा भी अगर दोष मुक्त मिला तो वो लोग तुरंत उसको वापस कर देंगे। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करता है। तो निर्यातक देखिए, जो बेचने वाला होगा वो तो ये चाहेगा ही कि उसका सामान वापस ना आए, बल्कि वो लोग खरीद लें। तो वो पूरी कोशिश करता है कि माल जो हो अच्छा होना चाहिए। खरीदने वाले ग्राहक जो होते हैं वो दबाव बनाते हैं उन पर, जो लोग बेचते हैं तो उन पर दबाव बनाते हैं कि मतलब अच्छा होना चाहिए सामान, साथ ही में सस्ता होना चाहिए। तो जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, निर्यात करने वाले मतलब बेचने वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, खर्चे में कटौती करते हैं। क्योंकि अगर खर्चे में कटौती ना करेंगे तो वो लोग सस्ते दाम में बेच कैसे पाएंगे। और खर्चे में कटौती करने के लिए करते क्या है कि मजदूरी बहुत कम देते हैं। मजदूरी कम देने से अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही में विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों में वस्त्र दे पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। यह आशय है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। तो देखिए, इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप काम करते ही रहो, बल्कि जब भी उनका मन चले निकाल दें। कामगारों की मजदूरी उनकी कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3000 प्रतिमाह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। तो स्त्रियों का काम केवल सहायक के रूप में होता है। सबसे ज़्यादा वेतन जो दिया जाता है दर्जी को, जो कपड़ा सिलता है। मजदूरों का भुगतान देखिए, दर्जी को दिया जाता है 3000 प्रतिमाह। इस्त्री करना, प्रेस करने वाले को 1.5 रुपये प्रति पीस, मतलब एक पीस की 1.5 रुपये। जांच करने वाले को 2000 प्रति माह। धागे काटना और बटन लगाने वाले को 1500 रुपये प्रति माह यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बाजार से लाभ कमाने वाले कौन हैं। तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको लाभ नहीं होता ज़्यादा, उनको थोड़ा मोड़ा ही लाभ होता है। बाकी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो सस्ते दामों में खरीद कर ऊँचे दामों में बेचते हैं, सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं को होता है। नेक्स्ट बात करें बाजार और समानता की, कि बाजार में कितना सामान सबको माना गया है। तो विदेशी व्यवसायियों ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। तो देखिए, एक कुछ भी समानता नहीं है इसमें। जो विदेशी व्यवसायी थे, जो बड़े लोग होते हैं, विदेशी व्यवसायी होते हैं, वो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं क्योंकि वो सस्ते दामों में खरीदते हैं और ज़्यादा दामों में बेचते हैं। इसकी तुलना में बात की जाए वस्त्र निर्यातक की, वस्त्र बेचने वाले की, तो उसने मध्यम श्रेणी का लाभ कमाया। और दूसरी ओर जो कामगार काम करने वाले हुए, जिन्होंने सारा कुछ बनाया, मेहनत किया, उनका तो बस अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें ही पूरी हो जाएं, इतना ही बहुत है। तो बाज़ार में यही देखिए समानता होती है। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे। लेकिन यहाँ पर कोई भी समानता नहीं है। जो बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा कमाते जाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो लोग गरीबी में ही जाते हैं। एक और बाज़ार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते और बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग होते हैं जिनके पास पैसा है। तो सही बात है
है कि जो लोग धनवान और शक्तिशाली होते हैं वही लोग ज़्यादा कमाई करते चले जाते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं होती। बाकी जो गरीब होते हैं सभी लोग उन्हीं का कम करवाते रहते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें और बहुत ज़मीनें हैं जिनके पास, गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ लोग ऋण लेते हैं, कुछ लोग देखिए कच्चा माल प्राप्त करते हैं, गरीब जो होते हैं उसके बाद अपना सामान बेचते हैं, जो दादन व्यवस्था ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ ही में इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों को दृढ़ता से पालन हो। उत्पादक जो उत्पादन करने वाले, जैसे कपास का उत्पादन करने वाले, उनको खुद ही मिलकर संस्थाएं बनानी चाहिए, खुद कपड़े बनाना चाहिए, उसी में से बुनकरों को रखना चाहिए, कपड़े बनाना चाहिए, खुद जाकर बेचना चाहिए। तो ये मिलकर उनकी संस्थाएं पूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक देने पर इसमें कितना ज़्यादा उनको नुकसान हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। बाकी चैप्टर में और देखिए कुछ नहीं है, कुछ यहाँ पर शब्द संकलन है। जिनिंग मिल वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निर्यातक वह होता है वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। निर्यात करने वाला मतलब बेचने वाला, आयात मतलब खरीदने वाला। मुनाफा जो आमदनी हुई उसमें से सारे खर्चे को घटा देने के बाद बचने वाली राशि, यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो घाटा हो जाता है। ये कुछ शब्द संकलन थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।